हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं यहां पे कुछ एबीएस का ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख रहा हूं एबीएस का। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। यानी कि कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन देखता हूँ। बिल्ली, दूसरा गिलहरी, तीसरा सांप, चौथा बाघ। तो जो गिलहरी है, गिलहरी का दांत जो है वो आगे का जिंदगी भर बढ़ते रहता है, इसीलिए जो है वो अपने दांत को लेके कुतरते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। यानी कि मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। पहला, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। तीसरा, सभी मादा मक्खी अंडे देती है। चौथा, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो यहाँ पे जो हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में 3 नंबर अर्थात ए, बी और डी, ये हमारा सही है। 3 नंबर जो ऑप्शन है ए और बी और डी, ये हमारा सही है। तो देखते हैं। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। जी बिल्कुल, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बी बोल रहा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। मधुमक्खी पालन में जब मधुमक्खी की जो ग्रुप में जो होती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। और सभी मादा मक्खी अंडे देती है, नहीं, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है, अर्थात सी ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन जो गलत है, तो ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन में भी सी है, दूसरा में भी सी है, ये दोनों गलत हो जाएगा। और चौथा में जो है बी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। यह एक्ट वन एक्ट अधिकार 2007 से लिया गया है। अर्थात जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा राइट है। वन एक्ट 2007 से जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती से जो है क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है झूम खेती से। झूम खेती है पहला जैव खेती, दूसरा काट और दग्ध खेती, तीसरा कीटनाशकों का सीमित उपयोग, चौथा रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। अर्थात जो झूम खेती से जो क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं। काट और दग्ध खेती है, अर्थात इसको काट और दग्ध खेती के रूप में जाना जाता है। अर्थात जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा राइट है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डाई शोध करने के लिए मिला है। डेंगू मच्छर से फैलता है, दूसरा मलेरिया मच्छर से फैलता है, तीसरा चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, चौथा प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। अर्थात जो है 2 नंबर ऑप्शन जो होता है ना, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, चूँकि इसका आंसर जो है 2 नंबर होगा। इसका आंसर आपका 2 नंबर है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलिए मैं 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, जड़, दूसरा छाल, तीसरा पत्ते, चौथा बीज। अर्थात जो छाल होता है ना, छाल से ही जो है दवाई बनाया जाता है मलेरिया का। सिनकोना पेड़ का जो छाल होता है उससे मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है। यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? सांप को जहरीले दांतों को कहा जाता है कसक, दूसरा विषदंत, तीसरा कृंतक छेदक, चौथा सल्क। अर्थात सांप को जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। अर्थात 67 का दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो पहला है दुबैया, रसल वाइपर, अफैया, करकच, सल्की वाइपर, तीसरा भारतीय शैल अजगर पाइथन, चौथा कैरेत। अर्थात हमारा जो भारत में पाई जाने वाली जहरीले सांप मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गिवन है। तो 4 प्रकार के सांप में दुबैया आ जाती है, अफैया आ जाती है, कैरेत आ जाती है, कोबरा आ जाती है, लेकिन भारतीय शैल अजगर जो है पाइथन, ये हमारा जहरीली सांप में नहीं आती है। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डाइस उपयोग होता है। पहला है फीतक वर्मी, दूसरा जोंक, तीसरा केचुए, चौथा अंकुश कृमि हुकवर्म। अर्थात जो केचुए है ना, केचुए को वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट है। केचुए से जो है वर्मी कंपोस्ट बनाए जाते हैं, खाद बनाए जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पहला भेड़, दूसरा ऊंट, तीसरा बकरी, चौथा एल्पेका। चौथा जो है एल्पेका है। तो यहाँ पे जो है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़ से तो नहीं मिलती है, ऊंट से भी नहीं मिलती है, एल्पेका से भी नहीं मिलती है, बकरी से मिलता है पश्मीना ऊन, जो 5000 ऊंची मीटर पर जो चोटी पर जो है ये लोग रहते हैं। बकरी जो काफ़ी वहाँ पे ठंड है, -30 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है यहाँ पे। बकरी के बालों से पश्मीना ऊन बनाए जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। पहला कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO। अर्थात जो पहला है ना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलते हैं। ये बहुत घातक गैस है। अगर कमरे में बंद करके रख दिया जाए तो आदमी जो है दम घुट के मर जाते हैं अधूरे जीवाश्म ईंधन से। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है तो नैनो सिंचाई, माइक्रो लघु सिंचाई, फेमोटो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। अर्थात जो 4 नंबर जो ऑप्शन है ना, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई से यानी कि बूंद बूंद जो है ना जड़ में पानी आती है। तो पौधों में जो पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जो संकीर्ण नलियों से पानी सीधे पौधों के आधार में दिया जाता है तो बूंद बूंद, अर्थात इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा, अमरवेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णी का पौधा। ये जो घटपर्णी का जो पौधा है ना, ये कीटों को जो है जाल में फंसाकर खा जाते हैं। यहाँ पे एक प्रकार के एक गंध छोड़ती है घटपर्णी पौधा, एक स्मेल, जिससे जो है कीड़ा, छोटा छोटा जो जानवर होते हैं जैसे चूहा लोग, ये सब उसमें चले जाते हैं गंध से, और वो अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं। इसे घटपर्णी का पौधा कहते हैं। जो पौधों में से कौन सा पौधे कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, अर्थात घटपर्णी का पौधा जो कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचिता करना डाइस कहलाता है। वर्षों को पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। अर्थात जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, वर्षा के पानी का संचयन। जब हम वर्षा के पानी को इकट्ठा करते, जैसे राजस्थान में बहुत सारा बावड़ी बना हुआ है, वहाँ पे वर्षा का पानी का संचयन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और लोग वहाँ का पानी ही पीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलता है? पहला मलेरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा डेंगू, चौथा चिकनगुनिया। अर्थात हमारा जो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ए, सी और डी। मलेरिया मच्छर से फैलता है, डेंगू मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, लेकिन निमोनिया जो है मच्छर से नहीं फैलता है। अर्थात जो हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, ए, सी और डी, ये हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? यानी कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थी के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? तो पहला ऑप्शन है, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें और अनुशासित रहे। शिक्षक को इतना बड़ा पावर कहाँ से है जो विद्यार्थी को निर्देश देगा और उसको अनुशासित में रखेगा और उनको पालन करेगा? अर्थात एनसीएफ डायरेक्ट जो है इस वर्ड को जो है निगेटिव मानता है। मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्याम पट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखाता है और विद्यार्थी से उन्हें लिखने को कहता है। ये तो नकल करना हो गया। नकल करना भी जो है हमारा गलत ऑप्शन होता है। तीसरा, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। अर्थात 3 नंबर जो ऑप्शन है बहुत अच्छा ऑप्शन है। कक्षा की गतिविधि के शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थी की भागीदारी कम से कम हो। ये कहाँ से होगी? शिक्षक जो है कक्षा की गतिविधि को नियंत्रित करता है और विद्यार्थी की भागीदारी कम से कम होती है। ये तो और बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 77 नंबर। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्र से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? कौन सा प्रयास सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम का भावना। अर्थात जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है ना, ये बहुत मस्त ऑप्शन है, यही हमारा ऑप्शन राइट है। व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास करना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है
कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। अर्थात इसमें जेंडर का कोई भूमिका भेदभाव का नहीं होता है, यानी कि सभी को समान भावनाओं से देखता है और समान अवसर दिया जाता है, एक टीम भावना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि। भाई प्राथमिक कक्षा का बच्चा है, बच्चा छोटा है, उसको व्याख्यान विधि कैसे दे सकते हैं? दूसरा है चौक एवं टॉक विधि, ये भी नहीं हो सकता है। जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति, अर्थात जो जांच आधारित शिक्षण है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बच्चा क्लास 5 में है, जांच आधारित शिक्षण हमारा जो है अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय भ्रमण, ताकि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, देख के सीखेगा, अनुभव करेगा, वहाँ बच्चा सवाल पुटअप करेगा, जिज्ञासु बनता है बच्चा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। दूसरा, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। तीसरा, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, पहले हम पूर्व योजना, पहले योजना बनाएंगे तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक यानी कि स्कूल के आसपास किसी स्थान पर जाएंगे, दूर भी नहीं जाना है क्योंकि बच्चा छोटा है, इसलिए स्कूल के आसपास नज़दीक किसी स्थान पर जाएंगे भ्रमण के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? यानी कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? फर्स्ट, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। बाबा ये क्वेश्चन ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा, सख्त अनुशासन का संचालन करना है जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित हो। अनुशासन सख्त यानी कि कड़ी से कड़ी सजा देना है बच्चे को, सख्त अनुशासन में रखना है, ये भी ऑप्शन गलत है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, ये हमारा अच्छा ऑप्शन है, अर्थात तीसरा जो है ना ये हमारा राइट ऑप्शन है। चौथा, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें, ये भी नहीं होगा, अर्थात हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है अच्छा ऑप्शन है और यही हमारा सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो ऑप्शन देख रहा हूं यहाँ पे, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। दूसरा, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, केवल लग गया तो वैसे भी ये निगेटिव ऑप्शन है, बट यहाँ पे जो है ये ऑप्शन होगा नहीं, निकट परिवारों के सदस्यों के बारे में है। तीसरा, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में, ये भी नहीं होगा। यह उनके पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में, अर्थात जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन हमारा राइट है। यानी कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है, यह उनके पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 82 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे।
ईवीएस में आकलन का संकेत है। ईवीएस में जो है आकलन का संकेत है। क्या संकेत है देखते हैं। चर्चा करना, दूसरा स्मरण करना, तीसरा कथन देना, चौथा सूची बनाना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है चर्चा करना, ईवीएस में आकलन का संकेत है चर्चा करना, यानी कि हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। कक्षा थर्ड के विषय में कक्षा थर्ड के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे देख रहा हूँ, उनसे अपने घर को रेखांकित बनाने को कहना, दूसरा उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस को रेखा चित्र बनाने को कहना। अर्थात जो दूसरा ऑप्शन है ना, उनसे बच्चे से हम कहेंगे जब आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से जो अपने घर आते हैं तो उस बीच का जो रास्ता है ना उसका अंकित करने को के लिए कहेंगे, तो बच्चा जो है अच्छा से जो है ये करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि इसमें सबसे उपयुक्त पूछा है, तो चारों ऑप्शन तो मोटा मोटी हमको सबसे उपयुक्त पूछा है, तो सबसे उपयुक्त को जो है हम चूज करेंगे। तो विद्यार्थियों से कहेंगे कि जानवरों की सूची बनाए। भाई जानवर की सूची बनाएंगे इससे तो उतना कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। विद्यार्थियों को जानवर को नाम बताएं, तो नाम तो बच्चा बता देंगे। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। और चौथा है विविध प्रकार के जानवर को रंगीन चित्र दिखाकर जानवर के बारे में समझ विकसित करना। अर्थात जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना है कि जानवर ये है, ये खाना खाता है, इसका ये लक्षण है, एक यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव देंगे तो वो बच्चा कभी नहीं भूलता है, यानी कि वो बच्चा के माइंड में फिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 85 नंबर। डॉक्टर बुमेंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। दूसरा, परिकल्पना प्रस्तावित करना। तीसरा, प्रश्न पूछना। चौथा, अनुमान का परीक्षण करना। पांचवा, अनुमान लगाना। छठा, परीक्षण करना। अर्थात यहाँ पे जो है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, परीक्षण करेगा। तो जो परीक्षण जो है 6 नंबर ऑप्शन में है, परीक्षण करना है, तो छठा जो है पहले आएगा, तो छठा में परीक्षण आएगा, यानी कि पहला परीक्षण होगा। फिर दूसरा में प्रश्न पूछना आएगा। फिर तीसरा में परिकल्पना प्रस्तावित करना आएगा। पांचवा यानी कि अनुमान लगाना होता है। चौथा में अनुमान का परीक्षण करना है। लास्ट में जो है ना परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना है और निष्कर्ष निकालना है। हमारा निष्कर्ष जो होता है ना लास्ट में आएगा, और पहला में जो है परीक्षण करना, यानी कि स्टार्टिंग हम परीक्षण से करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे 4 नंबर है, ये हमारा बिल्कुल सही है, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। पहला, पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। दूसरा, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। तीसरा, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। चौथा, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। अर्थात जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है ना,
पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। जब बच्चा पक्षी अभयारण्य में हम ले जाएंगे तो बच्चा खुद वहाँ अपने देखेगा, अनुभव से अवलोकन करेगा, फिर प्रश्न को पुटअप करेगा। तो ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 87 नंबर। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देना? बिल्कुल नहीं। उसे अधिक स्नेह देना? बिल्कुल नहीं। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना? ये भी नहीं होगा। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। जब बच्चा जो है होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे, तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे हम। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? पहला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दे और सरोकार। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही है। पर्यावरण अध्ययन का भाग है, पर्यावरण अध्ययन का भाग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दों और सरोकार। यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट है। पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाएं, ये नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, ये भी नहीं होगा। सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दों और सरोकार, ये भी नहीं होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? पहला, पारंपरिक नाटकीय विद्याएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बी, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। सी, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। अर्थात ए और बी हमारा दोनों सही है, क्योंकि पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बालक अपना जो है विषय वस्तु से जोड़ते हैं पारंपरिक नाटकीय विधि से, और पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो नाटक होता है वो हमारा स्मृति में अधिक समय तक जुड़े रहते हैं। धीमी गति से सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ए और बी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। क्या सहायता करती है देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। भाई रोट लर्निंग तो बच्चा को हमको कराना ही नहीं, चूंकि बच्चा छोटा है। वैसे भी रट्टा मारने वाला जो है, रट्टा मारकर कुछ ही देर तक हमारा स्मृति में रहता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करना। बच्चा छोटा है, उसको व्याख्या कैसे कर सकते? सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। चौथा, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार के प्रति प्रक्रिया देने में। अर्थात सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। जब सभी संसाधन उपलब्ध होता है तो उसको ज्ञान की रचना करने में सरल हो जाते हैं। अर्थात 3 नंबर ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। तो हाय गाइज, आप लोग को मैं 30 क्वेश्चन कराया हूँ। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो है क्लास में लेकर आऊँ। धन्यवाद।